हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों, 11th में हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हमने उसमें जो टॉपिक्स कवर किए थे वो मोर ऑफ जेनेरिक है। वो ऐसे सारे टॉपिक हैं कि हर जगह यूज़ होंगे, एक स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहे। वो टॉपिक वो जेनरिक है, केमिस्ट्री कभी भी पढ़ोगे वो सारी चीज़ें अप्लाई होगी। आपने लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, देन आपने एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, मोलैरिटी, मोलैलिटी, एसआई यूनिट्स पढ़ी है, जो किसी एक चैप्टर के स्पेसिफिक नहीं है, वो इन जेनरिक है। ओके, तो वो आपको हर जगह यूज़ होगा। तो बेस बिल्ड करने के लिए, एक स्टार्टर के लिए आपने उस चैप्टर को पढ़ा है। लेकिन कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री स्टार्ट ही होती है, सबसे छोटी चीज़ क्या है? एटम। और हमेशा केमिस्ट्री किससे स्टार्ट होगी? आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ओके, तो अगर तरीके से देखा जाए तो ये हमारा बिल्कुल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा है वो बुक में है, फर्स्ट चैप्टर। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चैप्टर का नाम ही है कि बहुत जेनरिक हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें देख रहे हैं। ओके, नाउ अभी हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। क्लास 9th में, आपने क्लास 9th में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है। ओके, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने बेसिक सारी चीज़ें देखी थी। आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी याद होगा, आपको याद होगा कि आप किस तरीके से एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड करते हो। आपने थॉमसन मॉडल आपको याद होगा, आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, आपने बोर्स मॉडल पढ़े होंगे। ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा होगा, 2n², वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली 11th में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो उसी के आगे की कंटिन्यूएशन है। ओके, हम पुरानी चीज़ें भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी और ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हमने 9th में पढ़ी है, और उसके बाद उसके ऊपर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और एक्स्ट्रा क्या क्या सारी चीज़ें पढ़नी है। तो बच्चों, टॉपिक बहुत है इस चैप्टर में कवर करने के लिए। आज के वीडियो में हम बेसिकली इंट्रो एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो टॉपिक को हम कवर करेंगे। ओके, हम क्या क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन कवर करेंगे बच्चों, और दूसरा है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी एक्सपेरिमेंट को आप क्या बोलते हो? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या क्या सारी चीज़ें, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं, देन उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एटम से रिलेटेड सबसे पहले, और आपने क्या पढ़ा है एटम के बारे में, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपसे पूछा जाए तो सबसे पहली थ्योरी कोई आपके दिमाग में आती है? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आती है, हमने क्या पढ़ा हुआ है? डाल्टन्स थ्योरी। हमने क्या पढ़ा हुआ है? डाल्टन्स थ्योरी। अभी क्या पढ़ा है डाल्टन्स थ्योरी में? डाल्टन साहब ने क्या बोला कि जो एटम होता है, एटम जो होता है वो अनडिविजिबल होता है, इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। डाल्टन ने क्या बोला कि अगर ये एक एटम है, अगर ये एक एटम है तो इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता। कैसा है? इस चीज़ को तो हमने गलत 9th में भी पढ़ लिया था। ओके, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो डाल्टन थ्योरी से सही प्रूफ होते हैं। जैसे डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में डाल्टन की थ्योरी बिल्कुल सही है। तो वो सारी चीज़ें गलत नहीं कर सकते। बट उसके बेसिस पे जैसे जैसे अलग अलग, जैसे डाल्टन ने एक थ्योरी दे दी कि हाँ ये फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो एक पर्टिकुलर जो स्टार्ट कोई जब करता है ना, तो वो एक बहुत सारे दरवाजे खोल देता है बहुत सारे लोगों के लिए, उसको फर्दर बिल्ड और उसको फर्दर रीडिस्कवर करने के लिए। देन बहुत सारे लोगों ने ये डिस्कवरी करने की कोशिश करी कि क्या क्या एटम को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। बाद में पता चला बिल्कुल कर सकते हैं, और अभी आपको पता है कि इसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको इस तरीके से फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो चार्ज मैंने लिखा है, ये 6 नहीं है, ज़ीरो चार्ज है। इसका सिंपल मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। ओके, तो डाल्टन थ्योरी ये बेसिक कहते थी कि एटम जो होता है, एटम उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम जो वर्ड एटोमियो ग्रीक वर्ड से बना है, उसका मतलब ही होता है अनडिविजिबल। तो अगर उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो ये डाल्टन ने कहा था। एंड बाद में फिर हमें पता चला कि इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आप तोड़ सकते हो।
ठीक है, अभी तोड़ सकते हैं। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। अभी कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? किसी ना किसी ने तो डिस्कवरी करी होगी ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, हाँ या ना? तो अगर करी है तो हमें पढ़ा के बताओ कैसे करी थी, क्या किया था। ओके, तो अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन के ही थोड़ा सा आगे चलते हैं कि देखो, आपका कोई टॉपिक होता है, ऐसे लिखते हो, उसके अंदर सब टॉपिक होता है ना? एक बड़े से टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होता है। तो एटम के अंदर अगर आपको कुछ मिला तो आप उसको क्या बोलते हो? सब एटम। आप उसको क्या बोलोगे? सब एटॉमिक पार्टिकल। आप उसको क्या बोलोगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम से छोटे पार्टिकल्स है उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे। अब आपसे पूछा जाए सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। समझ रहे हो? सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो 9th का कि किस तरीके से बोर्स ने किस तरीके से उसको तोड़ा था, ये एटम है जहाँ पे ऑर्बिट्स के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज क्यों है? अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में से कौन कौन सी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर होती, तो आप बोलोगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बच्चों याद रखना, और इसको बोलते क्या हो? न्यूक्लियस बोलते हो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में मिला के आप क्या बोल लेते हो? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, आप क्या बोल लेते हो? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसको आप न्यूक्लियॉन्स बोल लेते हो। इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे प्लस माइनस और जीरो चार्ज क्यों होता है, इसको फर्दर और आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा आपने तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो किसी न किसी ने सबसे पहले बताया होगा कि ऐसी कोई चीज़ होती है, और अगर बताया होगा तो डिस्कवर भी किया होगा उसको, बिल्कुल डिस्कवर किया होगा। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ओके, मैं टॉपिक मिटा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कौन था डिस्कवरर इलेक्ट्रॉन का, तो मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे? जे थॉमसन। आप क्या बोलोगे? जे थॉमसन। क्वेश्चन ये है कि देखो, आंसर तो जे थॉमसन ही है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो आप एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो क्या जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था? तो इसका आंसर है नहीं। किसने किया था ये किया था फैराडे ने। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम आप बोल सकते हो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या है? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब आप पूछोगे कैथोड रे क्या है? सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। अब सपोज करो कि आपके यूनिट टेस्ट में एक क्वेश्चन आ गया कि आप एक्सप्लेन करो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। तो मैं इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा कि आपको टॉपिक तो कवर कर रहे हैं, आप टॉपिक तो साथ के साथ नोट करो भी, आपको ये भी समझ है कि पेपर में इसको जब आ जाए तो किस तरीके से लिखना है। तो कभी भी कोई टॉपिक जिसका डेरिवेशन है, कोई एक्सपेरिमेंट है, तो पेपर में आपको सबसे पहले कैसे लिखना पड़ता है? उसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे कि होती क्या है ये चीज़। ओके, सबसे पहले ये चीज़ बताओगे, देन अगर उसका कुछ कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से बना रहे हो, वो सारी चीज़ें बताओगे, फिर डायग्राम बताओगे, फिर ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, एंड देन कंक्लूजन क्या होती है, और उसके बाद रिजल्ट क्या होता है। ऑर्डर समझ रहे हो किस तरीके से लिखना होता है? सबसे पहले आ जाए तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद कुछ उसका कंस्ट्रक्शन है वो बनाओगे, फिर आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम एक बार अगर आपने बना लिया, उसके बाद आप देखोगे कि ऑब्जर्वेशंस क्या थी उस एक्सपेरिमेंट की, कंक्लूजन क्या थी और रिजल्ट क्या था। कभी भी इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन आपको आता है जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इसको ज़रूर फॉलो करना, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको, सारी इन्फॉर्मेशन टीचर को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, कैथोड रे जो है ना एक सेटअप होता है। कैथोड रे क्या होता है? एक सेटअप होता है। आपके पास
ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है। कैथोड रे इज अ सेटअप ऑफ ग्लास ट्यूब inside which metals are present as electrodes. Metals are present as electrodes. आप क्या करते हो, सर्किट कंप्लीट कर देते हो। मैं डायग्राम अभी आता हूँ, आप इस तरीके से समझो कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये ग्लास का ट्यूब है, ओके। ये ग्लास का ट्यूब है जिसके अंदर मेटल है दोनों साइड को, ठीक है। ये वायर है, ये मेटल है, और इसको फर्दर आप सर्किट से जोड़ोगे अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है। इसको और डिटेल में मैं बताता हूँ। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इज सेटअप ऑफ ग्लास ट्यूब इनसाइड विच मेटल्स आर प्रेजेंट एज इलेक्ट्रोड। मेटल्स किस तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रोड की तरह होते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये नोट किया होगा। डायग्राम मैं बनाता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए और एक्सप्लेन करो तो होगा द प्रेशर, जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। द प्रेशर बहुत कम होता है, जो डिस्चार्ज ट्यूब अभी हम बनाएंगे उसके अंदर प्रेशर बहुत कम होता है, एंड द टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्वेश्चन आप पूछोगे कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम और टेम्परेचर को ज़्यादा क्यों रखते हैं। इस सिनेरियो में गैस का बिहेवियर मोर आइडियल होता है। आइडियल बिहेवियर ज़्यादा, मतलब एक गैस ज़्यादा आइडियल बिहेव करेगी अगर कुछ ऐसा कंडीशन होगा, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़ क्या है। तो ये तो हुआ कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, उसका सेटअप कैसा होता है। अभी हम आते हैं डायग्राम पे। कैथोड रे के डायग्राम पे देखो, जगह बना लेते हैं। कैथोड रे के डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आप क्या करो इस तरीके से, ये आपका सील ट्यूब हो गया, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी की, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। नेगेटिव टर्मिनल को आप कैथोड बोलते हो, पॉजिटिव टर्मिनल को आप एनोड बोलते हो, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल को आपने क्या बोल दिया, कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल को आपने क्या बोल दिया, एनोड। वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए आपने एक सेक्शन छोड़ दिया जहां से आप वैक्यूम को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब क्या है कि आप ये जो बैटरी है ना, ये 10,000 वोल्ट, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होती है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन बैटरी बोलते हैं उसको, 10,000 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए, ये आपका डायग्राम का सेटअप हो गया, ठीक है। डायग्राम का सेटअप हो गया। एक और चीज़ आपको अभी बताई जाएगी, मैं पहले बना देता हूँ, उसके बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे एनोड की साइड को हल्का हल्का गैप क्यों दे के रखते हैं, और यहाँ पे आपको एक कोटिंग मिलेगी, किसकी, आपको कोटिंग मिलेगी ZnS की, जिंक सल्फाइड की, यहाँ पे कोटिंग मिलेगी। क्यों करते हैं वो सारी चीज़ें सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास एक क्वेश्चन है कि अगर सर्किट जब तक कंप्लीट ना हो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो आंसर होगा नहीं। सर्किट पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि आपका जो सर्किट है अगर कंप्लीट है तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से फ्लो करेगी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है कि बीच में ही आपका सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात क्या, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि इस केस में करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो आइडियली हमें लगता है कि करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो पता चला करंट होता है इसके अंदर। तो क्वेश्चन क्या है कि जब तक कुछ यहाँ से यहाँ तक ना आए या यहाँ से यहाँ तक ना आए, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करती है, ओके, उसको आप बोलते हो। यहाँ से हमने ये देखा कि यहाँ से एक रे निकलती है। अब उस रे का नाम कैथोड से निकली है तो उसको क्या बोलोगे, कैथोड रे, ओके। यहाँ से एक रे निकलती है, एक बीम निकलती है जो स्ट्राइक करती है कहाँ पे जाके,
एनोड को और उस सर्किट को कंप्लीट करती है, तो इसको आप क्या बोलते हो? कैथोड रे। इसको क्या बोलते हो आप? कैथोड रे। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ से जब कुछ निकल रहा था, यहाँ से जब कुछ निकल रहा था और यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा था, तो मैं कैसे, अब मेरे को यहाँ पे सपोज सर्किट में 10,000 वोल्ट है, ऐसे कोई छोटा सा तो बल्ब नहीं होगा कि मतलब 10,000 वोल्ट को सेल है। मान लो हाइपोथेटिकली मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कुछ ऐसा इंडिकेटर लगा लिया जिससे मेरे को पता चले कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो यहाँ पे जल रहा है, इसका मतलब क्या है? सर्किट किसी ना किसी तरीके से तो कंप्लीट हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन अगर पूछी जाए आपसे, तो ये देखा गया कि करंट was flowing through the circuit। जब सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है तो हमने ये बोला कि यहाँ से जो भी चीज़ निकल रही नेगेटिव साइड से, उसको आपने क्या बोला? कैथोड रे। उसको आपने क्या बोला? कैथोड रे। तो जब आपने बोल दिया कि ये कैथोड रे है, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का नाम कैथोड रे, और डिस्चार्ज ट्यूब क्या हो गया? ये डिस्चार्ज ट्यूब होता है। अगर आपने देखा होगा जो पुरानी ब्लैक एंड वाइट टीवी होती है वो कुछ इस तरीके से होता है, आगे से और पीछे से इस तरीके का शेप होता है। पुराने कंप्यूटर्स का भी ऐसा शेप होता था। अगर आपने कभी टीवी वाले को टीवी खोले हुए देखा हो ना, तो यहाँ पे इस तरीके का एक सेटअप होता है, ठीक है। नीचे वो मदरबोर्ड, वो सारी चीज़ें होती हैं, बोर्ड्स लगे होती है ग्रीन कलर की, यहाँ पे इस तरीके का सेटअप होता है। बच्चों ये जो पीछे चीज़ लगी होती है ना, वो डिस्चार्ज ट्यूब ही होता है। वो क्या होता है? डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ग्लास की एक ट्यूब होती है, तो उसी को आप डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हो। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप का नाम क्या होगा? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों? क्योंकि कैथोड रे, आप कैथोड रे इसको बोल रहे हो और डिस्चार्ज ट्यूब पूरे सेटअप का नाम है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, तो ये तो था कि ऑब्जर्वेशन दिखी कि करंट फ्लो कर रहा है। फिर हमने कंक्लूजन ये निकाला कि, कंक्लूजन अगर आपसे पूछा जाए तो कंक्लूजन हमने ये निकाला कि कैथोड रे कहाँ से निकल रहा था? कैथोड से निकल रहा था और एनोड को जाके स्ट्राइक कर रहा था। कैथोड रे कहाँ से निकल रहा था? कैथोड से निकल के एनोड से, कैथोड से निकल रहा था और एनोड को जाके स्ट्राइक कर रहा था। बट मैं कैसे प्रूव करूं कि कुछ निकल रहा है और कुछ स्ट्राइक कर रहा है एनोड को? तो देखो क्या हुआ, मैं इसको छोटा सा बना देता हूं और आगे मैं रिजल्ट्स लिखता हूं इसके, ठीक है। मैं सारे रिजल्ट्स को, इस एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट को लिस्ट डाउन करूंगा। अभी मैं छोटा सा कैथोड रे का सेटअप बना लेता हूं, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ से जो भी निकला ये दिस इज कैथोड रे। तो देखो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला क्या है, अगर आपसे रिजल्ट पूछा जाए तो कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कौन सा है ये टर्मिनल? कैथोड, एंड मूव्स टुवर्ड एनोड। वो कैथोड से निकलता है और एनोड की साइड जाता है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? आंखों से तो दिख नहीं रहा आपको, इलेक्ट्रॉन तो आंखों से दिखेंगे नहीं, है ना। तो कैसे प्रूव करोगे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ से निकल रही है और इधर को स्ट्राइक कर रही है? तो जैसे अभी हमने क्या करा था, एनोड में क्या किया था बच्चों, यहाँ पे गैप छोड़ दिया था, है ना, गैप छोड़ दिया था यहाँ पे, और पीछे मैंने क्या किया था, ZnS जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग चढ़ा दी थी। तो होता क्या है, जब आप जगह छोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उससे पास होकर ZnS के सल्फर को ZnS के सरफेस को स्ट्राइक करता है, और जैसे ही ZnS के सरफेस को स्ट्राइक करता है ना, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हो? फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हो। तो वहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट लाइट दिखेगी। तो जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी में जो ब्लैक और जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है ना, वहाँ पे वाइट आता है। अभी जितना ज़्यादा स्ट्राइक करेगा उतना ज़्यादा वाइट होगा। तो उसके पैटर्न से आप इमेज बनाते हो ब्लैक एंड वाइट टीवी पे, तो वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन ही होता है जिसी पे जाके आपका स्ट्राइक कर रहा होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि कैसे प्रूफ करोगे कि वो खुद है वहाँ पे? कुछ खुद तो दिखता नहीं है। तो आप बोलोगे कि कैथोड रे themselves are not visible, ठीक है। The ray is allowed to pass through anode and strike on
एंड स्ट्राइक ऑन ZNS सरफेस। जैसे ही वो ZNS सरफेस पे स्ट्राइक करता है वो क्या होगा, ब्राइट स्पॉट आपको दिखेगा। जहाँ पे भी स्ट्राइक करेगा वहाँ पे ब्राइट स्पॉट स्पार्क करते हुए आपको दिखेगी कि वहाँ पे कुछ जाके टकराया। तो जिससे प्रूव होता है कि यस देयर इज़ अ कैथोड रे विच इज़ मूविंग फ्रॉम कैथोड एंड विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड्स एनोड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक और चीज़ देखा गया कि कैथोड रे के पास अपना मास होता है। कैथोड रे के पास क्या होता है, अपना मास होता है। देखो कैथोड रे के पास क्या होता है, अपना मास होता है। तो हुआ क्या कि बहुत लाइट वेट का, यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या करेगा, रास्ते में एक बहुत लाइट वेट की व्हील सी डाली गई, रखी गई रास्ते में। तो जैसे ही इस पर कैथोड रे स्ट्राइक करता था तो ये मूव करता था, जिससे प्रूफ होता है कि कैथोड रे हैव मास, उसके पास अपना मास है। बाद में तो यही प्रूव होना है कि यही क्या था, इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास मास था, तो यहाँ पे उस टाइम नहीं पता था, तो इसको प्रूफ किया गया कि हाँ यहाँ से असल में कुछ निकल रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि उनके पास अपना मास होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, in absence of electric field and magnetic field, they travel in straight line. सिंपल इसका मीनिंग क्या है, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देखो अभी तो आपको पता है कि नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ओके, उस टाइम नहीं पता था कैसे क्या है, ठीक। तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होती है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते थे, और अगर होती थी इफ प्रेजेंट, तो वो इफ प्रेजेंट दे एक्टेड लाइक नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, वो कैसे एक्ट कर रहे थे, जैसे वो नेगेटिव पार्टिकल हो। बात समझ में आई? तो इसका ये मतलब हो गया कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में तो ये कैसे बिहेव कर रहे थे, जैसे जब वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है तो वो क्या करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि नेगेटिव पार्टिकल है। देखो तो होता क्या होगा, अगर बच्चों आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप करोगे, तो सिंपल है, आप एक पॉजिटिव प्लेट ले लो, एक नेगेटिव प्लेट ले लो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो गया, ठीक है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पे जाएगी, फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होगी। अब अगर यहाँ से कैथोड रे अगर आप इसको मूव कराने की कोशिश करोगे तो जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा वो इस तरीके को डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव पार्टिकल है, ओके। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में सर्कुलर मोशन में होता है, इस तरीके से मूवमेंट करता है, उस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है जिस डायरेक्शन में नेगेटिव पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अल्टीमेटली इसी को आपने बाद में जाके क्या बोला कि यही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक और चीज़ है, लास्ट पॉइंट है रिजल्ट का, कि जो नेचर ऑफ कैथोड रे है, नेचर ऑफ जो कैथोड रे है वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो आपका नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, जो आपके किसके अंदर हो सकता है, आपके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेचर ऑफ कैथोड रे है वो नेचर ऑफ कैथोड रे नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। इसका ये मतलब होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर आपके पास दो अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों में किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से डिस्कवरी हुई थी। लास्ट में आपने यही बाद में ये बोला गया कि ये जो आपका कैथोड रे है दिस इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, ओके। एटम के अंदर से क्या रिलीज होता है, जब इतना ज़्यादा वोल्टेज कर देते हो, टेम्परेचर बहुत हाई कर देते हो, प्रेशर बहुत कम कर देते हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में, कैथोड रे के फॉर्म में
कैथोड से निकलता है, एनोड को जाके स्ट्राइक करता है, एंड दिस वाज इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बताया गया। किसने बताया कि यही इलेक्ट्रॉन होता है? इसीलिए आप जे थॉमसन को इसका क्रेडिट देते हो कि जे थॉमसन डिस्कवरर। अदरवाइज ये जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किसने किया था? माइकल फैराडे ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा इस चैप्टर का इंट्रो क्या है, क्या होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चार्ज टू मास रेशियो के बारे में बताऊंगा, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, और आगे चलेंगे किस तरीके से न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, बाय बाय ऑल।